नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल फिलहाल में घटे हुई घटनाओं को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रख रहे होंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे कोट के साथ, जो कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छा निवेश शिक्षा है, क्योंकि वही सबसे अच्छा मुनाफा देता है। तो अब इसे एज बिजनेस माइंड पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, शिक्षा में निवेश अगर आप करते हो, अगर आप अपनी शिक्षा पर टाइम देते हो, अपनी एनर्जी देते हो, तो उसका फल जो है वो सबसे अच्छा मिलता है। जितनी अच्छी सी आप शिक्षा ग्रहण करोगे और उसकी एप्लीकेशन के बारे में समझोगे, उतनी अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी, उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी, उतनी अच्छी आपको प्रसिद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही सटीक बात है। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन सेज, इन द नेम ऑफ विच सिख गुरु द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इशू ए कॉमरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प। केंद्र सरकार ने किस सिख गुरु के नाम पर स्मारक सिक्का और डाक सिक्का जारी करने की घोषणा की है हाल में? ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद, या डी गुरु तेज बहादुर। तो जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर के नाम पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्वाइन और एक पोस्टल स्टैम्प इशू करने की बात कही है। तो ऐसा जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होते हैं उन्हें एक सम्मान देने के लिए किया जाता है, पहले भी किया जाता है, अक्सर किया जाता रहा है। तो इसके बारे में और जानते हैं। तो जो 9th गुरु सिख थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी 400वें प्रकाश पर्व यानी कि 400वें बर्थडे पर जो है वो ये जो अनाउंसमेंट है वो होगा। और ये कहाँ पे होता है? ये मनाया जाता है 20 और 21 अप्रैल को रेड फोर्ट के पास, यानी कि लाल किला के पास दिल्ली में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉम्प और जो पोस्टल कॉइन है ये इशू करने वाली है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और जो गुरु तेग बहादुर थे वो कौन थे? 9वें सिख गुरु थे, और ये गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, ठीक है, और गुरु अर्जन देव सिंह के ग्रैंडसन थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी पता होगा, खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने की थी, और ये 10वें गुरु थे, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्वेश्चन कहता है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सी जनरल विपिन रावत, या डी जनरल दरबीर सिंह सुहाग। जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जी हाँ, जो बाकी ऑप्शन दिख रहे हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्हें जनरल मनोज पांडे जो है वो रिप्लेस करेंगे। और जनरल विपिन रावत, इन्हें आपके बारे में पता ही होगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, इनका निधन हो गया था पिछले वर्षों। और ये जो है जनरल विपिन रावत, इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजित किया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अब आगे, इसके बारे में जानते हैं। तो ये अब सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फ्लीट ऑफ ऑफिसर, मतलब यही बचे हुए हैं, और ईस्टर्न कमांड को ये कमांड करते थे, ठीक है। ये चार्ज कब से ले रहे हैं? 30 अप्रैल से ये चार्ज ले लेंगे एज 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ें, नोट्स में मेंशन करें यहाँ पे, और साथ साथ पढ़ते चलें, स्टैटिक पॉइंट भी और करंट अफेयर पे पार्ट भी। तो आप यहाँ पे जरूर पढ़ें कि जो पहले चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो कौन थे। ओके, इन February 2022 he took over the charge of वाइस चीफ, मतलब 2022 फरवरी की ही बात है, इसी वर्ष की बात है, जब इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी नियुक्त किया गया था, और अब इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे अच्छे से नोट कर लें, पॉइंट वाइज बिंदुवार तरीके से। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपके कोई छोटे भाई या आपके कोई भी जान पहचान के लोग या बच्चे होंगे जो कि JNVST की एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके लिए सरकारी परीक्षा लेके आया है स्पेशल वीडियो सीरीज, जहाँ पे हमारे टॉप फैकल्टीज़ जो हैं वो उन्हें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज अभी चल रही है, कंटिन्यूअस है, तो इसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्होंने बच्चों ने इन्हें मिस किया है तो आप उन्हें इसके बारे में ज़रूर सर्च करें। और JNVST की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं, जो क्विक रिवीजन भी होती है, वो सब भी कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, क्विजेज भी अवेलेबल मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफ़ी अच्छी सीरीज है, इसे आप अपने छोटे भाई बहनों को या जो भी आपके जान पहचान के बच्चों को जरूर रिकमेंड करें। ओके,
अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विप्रो एज कंट्री हेड ऑफ इंडिया। विप्रो द्वारा भारत के कंट्री हेड यानी कि भारत के ऑपरेशंस के हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए माइकल सिगर, बी टोमोकी टेकुची, सी सत्या ईश्वरन या डी रेनी मुल्डर। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत्या ईश्वरन। सत्या जो है अब चार्ज लेने वाले हैं एज विप्रो की जो बिजनेस होती है इंडिया में उसके हेड के रूप में। ठीक है, पहले ये क्या रह चुके हैं, पहले ये रह चुके हैं बिजनेस कंसल्टिंग एंड टेलीकॉम मीडिया एंड टीएमटी सेक्टर के लीडर केपीएमजी में के साथ ये जुड़े रह चुके हैं बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में। केपीएमजी इंडिया आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और अभी अगर बात करें विप्रो के तो ये बन चुके हैं इंडिया के हेड। पर विप्रो के जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है सीईओ कौन है, तो वो है थियरी डेलो परट। ठीक है, तो विप्रो एक भारतीय कंपनी है और भारत की जो है अजीम प्रेम जी वो इसके संस्थापक हैं, इसके फाउंडर हैं। तो अब इसी के साथ आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंट द इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस ऑफ इंटरपोल। भारत की कौन सी जांच एजेंसी हाल ही में इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डाटाबेस में शामिल हुई है। ऑप्शन है ए रॉ, बी सीबीआई, सी एनसीबी या डी आईबी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई ने ज्वाइन किया है क्या, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस ऑफ इंटरपोल को। तो ये जो संस्थान है वो करती क्या है, बेसिकली मल्टीमीडिया फॉर्म में जो है वो जो भी इसमें विक्टिम है या जो भी इस तरह की हीनियस क्राइम में से जुड़े हुए हैं जो करते हैं उनका एक डाटाबेस रखती है इमेज या वीडियो के फॉर्म में और उचित कार्रवाई उस पर की जाती है। ओके, साथ ही साथ जो विक्टिम्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि विक्टिम्स कौन है और जो अब्यूज़र है वो कौन है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाटाबेस है उस पर काम होता है और जो भी संबंधित संस्थान हैं जुड़े हुए हैं वो इस डाटाबेस में अपना इनपुट देते हैं। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 12 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। तो हरियाणा ने जीता है क्या, 12 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, यानी कि राज्यों के बीच का होने वाला हॉकी चैंपियनशिप जीता है हरियाणा ने। यह स्पर्धा कहाँ हुई थी, हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश के कैपिटल में। और हरियाणा ने ट्रॉफी जीती कब, 2011 के बाद। ठीक है, तो पहले स्थान पर रहा हरियाणा, इसने हराया किसे, इसने हराया तमिलनाडु को 3-1 से हराया, 3-1 से। और जो थर्ड प्लेस के लिए मैच हुआ था वो कर्नाटका ने जीता और कर्नाटका रहा इस टूर्नामेंट में थर्ड प्लेस पर, यानी कि पहले हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच प्रोजेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टनल कनेक्टिंग लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश हैज बीन अनाउंस्ड बाय BRO। किस परियोजना के तहत BRO द्वारा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की घोषणा की गई है। हमारा ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट योजक, बी प्रोजेक्ट अरुणचक, सी प्रोजेक्ट प्रमुख या डी प्रोजेक्ट विजयक। ठीक है, योजक परियोजना, अरुणांक परियोजना, ब्रह्मंग परियोजना या विजयक परियोजना। अब जान लेते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए योजक परियोजना। ओके, तो ये परियोजना क्या है, किसके द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन में ये था कि BRO द्वारा शुरू की गई, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो भारत के बॉर्डर हैं भिन्न भिन्न देशों से लगते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, तो इस पर जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर ऐसे रोड्स बनाए जाए कि जब एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए कि हमें बॉर्डर पर अपने सेनाओं को पहुँचाना है, बट इमीडिएटली पहुँचाना है अभी कभी, तो क्या हो कि हमारी कनेक्टिविटी ऐसी हो कि सेना समय पर पहुँच जाए। ठीक है, अगर सेना समय पर नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, दुश्मन हावी हो जाएगा। तो इसी के लिए बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसी पर काम करती है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें, उनकी कनेक्टिविटी रहे उन तक पहुंचने की, और जो सेना है वो वहाँ तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो जो BRO है उन्होंने क्या किया, हाल ही में एक टनल बनाने की बात कही है, कहाँ से कहाँ तक, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक। ठीक है, विथ जांस्कर वैली इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी कहाँ से, लद्दाख के जांस्कर वैली से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिकुला पास जो है वहाँ पर
लद्दाख में, उसके थ्रू ये बनाया जाएगा, 16,580 फीट का होगा। प्रोजेक्ट योजक इसका नाम दिया गया है, और BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ओके, तो ये BRO के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ, और उनके नए बनने वाले टनल के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ, जो कि पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट योजक इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है, ए मैट हेनरी, बी इशोडी, सी रॉस टेलर, या डी हैमिस बेनेट। जानेंगे सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैमिस बेनेट। जी हाँ, तो हैमिस बेनेट कौन है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 17 वर्ष का इनका प्रोफेशनल कार्यकाल रहा है, ठीक है। 35 वर्ष के हैं ये, और न्यूजीलैंड के लिए 31 बार खेल चुके हैं इन विभिन्न फॉर्मेट्स में, या T20 टेस्ट और ये वनडे को मिला दिया जाए। इन्होंने कुछ 43 विकेट लिए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने किया था बांग्लादेश के खिलाफ, कब? 2010 में, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड की टीम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लैक कैप्स भी कहते हैं, और उन्हें कीवीज भी कहते हैं आम भाषा में। ओके, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स दिए हैं न्यूजीलैंड ने, तो और IPL में भी इनका जलवा आप देख ही रहे होंगे, देखते ही रहते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड लिवर डे 2022 हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व लिवर दिवस 2022 मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, सी 19 अप्रैल, या डी 20 अप्रैल। जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल या 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। इसका एम क्या है कि जो लिवर की डिजीजेज होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। लिवर की डिजीज किस तरह से होते हैं, उन्हें किस तरह से क्योर किया जा सकता है। लिवर क्या है? लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन बॉडी आफ्टर द ब्रेन। तो ब्रेन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद को सबसे कॉम्प्लेक्स जो हमारा ऑर्गन है वो कहा गया है लिवर को। ओके, तो लिवर की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, पाचन तंत्र में तो इंपॉर्टेंस की काफ़ी होती है। ओके, लिवर अलाइनमेंट अमाउंट टू 10th मोस्ट कॉमन रीजन फॉर डेथ इन इंडिया एज रिपोर्टेड बाय WHO। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से लिवर की होने वाली बीमारी के कारण जो है 10 जो मोस्ट नंबर ऑफ जो डेथ्स होती है उनमें उसका 10वां स्थान है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बीमारी का जो कारण होता है उसमें 10वां स्थान पर लिवर के कारण होने वाली बीमारियाँ। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अक्सर स्ट्रैटेजी का पार्ट भी है कि लिवर जो है वो कौन सा जो रस है वो सेक्रेट करता है जो कि हमारे पाचन में हेल्प करता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर पढ़ें, और यहाँ पर नोट्स मेंशन करें कि लिवर ऐसा कौन सा जूस निकालता है जो कि हमारे पाचन तंत्र में हेल्प करता है। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे सीधे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रेडियो अक्स बीन लॉन्च्ड। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी नागपुर, या डी पटना। जानेंगे सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। तो ये देश का पहला क्या है? रेडियो चैनल है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है, और इसका नाम क्या है? रेडियो अक्स है। क्या इसे किसने शुरू किया है? ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर ने इसे शुरू किया है, और ये कुछ 96 साल पुरानी संस्थान है। ओके, तो चैनल विल बी फ्री टू लिसन ऑन द वेरियस इंटरनेट रेडियो प्रोग्राम्स। तो ये चैनल जो है वो बहुत सारे रेडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी जो और इंटरनेट पे भी क्या होगी, ये फ्री में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड टीम ऑफ जो वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बनाएगी, इसमें अधिकतर जो है वो महिलाएं हैं। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न ये कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ कमलेश नीलकंठ व्यास एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैज बीन एक्सटेंडेड। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष 1 साल 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स 2 साल, सी 4 ईयर्स 4 साल 4 वर्ष, डी 5 ईयर्स 5 साल 5 वर्ष। तो जान लेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर यानी कि 1 साल। तो 1 साल के लिए जो है कमलेश नीलकंठ व्यास जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, इनकी कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है सरकार की जो इस तरह का निर्णय लेती है, और उसी ने ये निर्णय लिया है कि जो कमलेश नीलकंठ व्यास है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाए। ये कौन है? ये बार्क में काम कर चुके हैं, 1979 बार्क ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं, और फ्यूल डिजाइन एंड डेवलपमेंट के सेक्शन में ये काम करते रहे बार्क के लिए। ठीक है, बार्क यानी कि एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ओके, तो इसकी स्थापना
जो की थी वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भारत के होमी जहांगीर भाभा जी, उन्होंने की थी। तो होमी जहांगीर भाभा काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं आज का सवाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को लिखिए कमेंट में। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी वीडियोस हमारे इंपॉर्टेंट आएंगे कंटेंट पर बेस्ड, वो भी आपको तुरंत मिलते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जाने कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स और डिफरेंट टाइप से कंटेंट्स प्राप्त होते रहेंगे। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को, और इसी तरह पढ़ाई लिखाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।